का हमारा टॉपिक है एग्रेशन। एग्रेशन यानी कि आक्रामकता। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि एग्रेशन का नेचर कैसा होता है। आक्रामकता व हिंसा। आक्रामकता होता है एग्रेशन और हिंसा होता है वायलेंस। आक्रामकता व हिंसा की घटनाएं सभी राज्यों में कम या अधिक संयोगों में देखने को मिलती हैं। यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम बात करें तो कहीं पे जो एग्रेशन जो बिहेवियर जो शो करते हैं वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ऐसे ही वायलेंस कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन होता हर जगह पे है और हर इंसान में होता है। ये नहीं कि अगर कोई इंसान अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्रेसिव पर्सन नहीं है। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता जिसमें एग्रेशन नहीं होता है। ये सार्वभौमिक समस्याएं हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। जो एग्रेशन और वायलेंस है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता को परिभाषित किया है और इन परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा है। ये 4 है। 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है? आक्रामकता दूसरों को नुकसान पहुंचाना। यानी कि आक्रामकता का क्या मतलब है? पहली डेफिनेशन में दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आर्नोल्ड बस 1961 ने बोला था कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिससे दूसरों को नुकसान या कष्ट पहुंचता है। ठीक है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं, बिल्कुल इसे मतलब जो एग्रेशन है वो ऐसा बिहेवियर है जिससे हम दूसरों को हार्म करते हैं। फिर जो बर्कविज 1974 थे उन्होंने बोला कि जो बस ने जो डेफिनेशन दी थी ना बस ने, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इतने सिंपल वे में हम एग्रेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। उनके अनुसार इस परिभाषा में अत्यधिक सरलीकरण का दोष है और अत्यधिक व्यापकता का दोष पाया जाता है। सेकंड जो डेफिनेशन दी थी बर्कविज 1974 ने, आर्नोल्ड बस की डेफिनेशन को ये बोला कि ये बिल्कुल सिंपल है, इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? आक्रामकता का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के प्रति किए गए नियत से क्षति या हानि से है। जब हम जानबूझकर किसी को हार्म करते हैं ना, कि जैसे कोई सामने कोई इंसान हो रहा, हम उसे हार्म करना चाहते हैं, या तो हम उसे बोल कर करें या बिना बोले करें, मतलब किसी के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी को चोट पहुंचाना किसी भी तरीके से, जब हम उसे इंटेंशन से करते हैं यानी कि नीयत से करते हैं तो वो क्या होता है? एग्रेशन। फिर है सेनेट 1988 के अकॉर्डिंग क्या था कि आक्रामकता ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। ठीक है, यही ऐसी ही डेफिनेशन इसने दी थी 1988 में। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार द्वितीय वर्ग की परिभाषा में यह विशेषता नहीं है कि आक्रामकता से पीड़ित व्यक्ति इससे बचने के लिए अभिप्रेरित हो। यानी कि देखो, अगर हम सामने वाले को कोई चोट पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुद को मतलब बचाने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सेकंड डेफिनेशन दी थी ना, इसमें ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई। इसलिए ये जो डेफिनेशन दी थी सेकंड बर्कविज ने 1974 में, इस डेफिनेशन को भी ठीक नहीं माना गया। फिर इसको मॉडिफाई किया गया थर्ड डेफिनेशन से। क्या कि आक्रामकता क्या होती है? दूसरों को नियत से ऐसी क्षति पहुंचाना जिससे पीड़ित व्यक्ति परिहार करना चाहता है, यानी कि खुद को बचाना चाहता है। एग्रेशन इज एनी बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म। यानी कि एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी को हार्म करने के लिए किया जाता है इंटेंशनली, यानी कि इरादे के साथ है। टू हार्म एनी पर्सन, या फिर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखेंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। दैट द टारगेट वुड वांट टू अवॉइड, जिसको जो टारगेट है यानी कि जिसके लिए हम अपना एग्रेशन या वायलेंस शो कर रहे हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिचुएशन को या तो अवॉइड करे या फिर इसको फेस करे। ठीक है, ये थी डेफिनेशन थर्ड वाली। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिभाषा भी अपूर्ण है। यानी कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो डेफिनेशन है थर्ड वाली, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी पूरी तरह से एग्रेशन को डिफाइन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार मानव की नीयत को निर्धारित करना मुश्किल है। क्यों? देखो, सेकंड वाले डेफिनेशन में से तो क्या था? सेकंड डेफिनेशन में कि जब हम किसी को हार्म करते हैं इंटेंशनली, लेकिन जो थर्ड डेफिनेशन दी उसमें इंटेंशन का पॉइंट ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ ये बोला कि अगर हम किसी को हार्म करते हैं और सामने वाला या तो सिचुएशन को अवॉइड करे या खुद को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इसमें हमने इंटेंशन की तो बात ही नहीं करी कि सामने जो जिसे हम हार्म कर रहे हैं हम उसे इंटेंशनली हार्म कर रहे हैं या फिर अननोविंगली कर रहे हैं। फिर आई फोर्थ डेफिनेशन, ये थी
संक्रियात्मक परिभाषा यानी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बैरन एंड बायरन 1991, ये डेफिनेशन कब आई थी? 1991 में। और किसने दी थी? बैरन एंड बायरन ने। एग्रेशन, एग्रेशन बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग, यानी कि जो हम बिहेवियर डायरेक्ट किसी भी इंडिविजुअल के लिए हम उसको हार्म करने के लिए जो बिहेव करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं। और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग, या फिर यही बात बोली है टारगेट के लिए या फिर किसी भी सामने वाले इंसान के लिए। इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट, यानी कि जब हम किसी को, देखो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि एग्रेशन है जो, वो एक ऐसा बिहेवियर है, जैसे देखो मान लो कि अगर हम किसी को हार्म करते हैं, सामने वाले को हम उसे हार्म करें इंटेंशनली, यानी पूरे इरादे के साथ हम ये चाहते हैं कि हम सामने वाले को हार्म करें, इससे उसको तकलीफ हो, तो हम उसे या तो वर्बली करेंगे या नॉन वर्बली करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम उसको इंटेंशनली यानी कि पूरे इरादे के साथ हार्म कर रहे हैं, और सामने वाला उस चीज़ को या तो अवॉइड करे या फिर उसे सिचुएशन को फेस करे, उसके लिए मोटिवेट हो। इस डेफिनेशन में क्या आया कि उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए मोटिवेट हो, तो क्या डेफिनेशन होती है वो, तो क्या होता है फिर वो एग्रेशन। ऐसे ही चैपलिन ने जो परिभाषा दी वो क्या थी, ये इंग्लिश में थी और एक ये मैं हिंदी में भी लिख दी थी मैंने, बट ये अलग अलग ने दी हुई है डेफिनेशन, नहीं तो दी थी बैरन और बायरन ने, और ये दी थी चैपलिन ने। आक्रामकता का तात्पर्य दूसरों के प्रति प्रहार करना, यानी कि दूसरे पर अटैक करना, उसका अनादर करना, उसका किसी भी तरीके से नुकसान करना, किसी का मजाक उड़ाना, या फिर मिसबिहेव यानी कि दुर्भावपूर्ण आरोप लगाना, या फिर तीव्र दंड देना, या परपीड़क व्यवहारों में लगा रहना है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन हो गई थी। लेकिन इसकी सबसे वैलिड डेफिनेशन कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी कि जो फोर्थ वाली जो डेफिनेशन है वो एग्रेशन के लिए परफेक्ट डेफिनेशन है। फिर आगे क्या पॉइंट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रेशन। जो एग्रेशन होता है, जो हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एग्रेशन में दूसरे को भौतिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी कि जब हम सामने वाले को हार्म करते हैं, किस तरीके से, फिजिकली, मेंटली। सेकंड पॉइंट में क्या है, आक्रामकता क्रिया जानबूझकर की जाती है, यानी कि जो हम एग्रेसिव बिहेवियर जो शो करते हैं वो जानबूझकर करते हैं, यानी कि इंटेंशनली करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आक्रामकता पहुंचाने वाला कर्ता ऐसी क्रिया करता है जिससे टारगेट बचने के लिए मोटिवेट होता है, यानी कि ये नहीं कि नॉर्मली देखो कई बार क्या होता है कि हम जिस इंसान को पसंद नहीं करते और उसके पास बैठे हैं, तो क्या करते हैं हम, ऐसे मतलब छोटे मोटे से मजाक कर लेते हैं, तो सामने वाला बेशक बुरा भी माने ना, तो उस चीज़ को मतलब ये इतना बिल्कुल लाइटली लेता है। लेकिन जब हम इंटेंशनली करते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, और वो सामने वाला हार्म होता भी है, और वो खुद को मोटिवेट करता है कि या तो मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना है या फिर इस सिचुएशन को फेस करना है। ठीक है, तो क्या है कि उस जो सामने वाला है उसको मोटिवेट करता है टारगेट को। फोर्थ क्या है, एग्रेशन जो होता है वर्बल, नॉन वर्बल, इमोशनल बेस्ड, इंस्ट्रूमेंटल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इतनी टाइप का होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, जो हमने पढ़ी ना, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या है, इमोशनल, इंस्ट्रूमेंटल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी कि इतनी सारी टाइप्स का होता है एग्रेशन। अब हम यही पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन की टाइप क्या क्या है, सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है, फिजिकल एग्रेशन एंड वर्बल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन से अभिप्राय किसी टारगेट व्यक्ति को नियत से शारीरिक क्षति पहुंचाने से है, यानी कि जब हम किसी को फिजिकली हार्म करते हैं, यानी कि किसी का सिर फोड़ दिया, किसी के साथ हाथापाई कर दी, तो वो होता है फिजिकल एग्रेशन। जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नियत से थप्पड़, चाकू, गोली मारता है जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, तो ये क्या होता है, फिजिकल एग्रेशन होता है। ठीक है, वर्बल एग्रेशन कौन सा होता है, जब हम मुंह से बोलकर कुछ बोलते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली उसको कुछ भी नहीं बोलते, मतलब हम उसे किसी मतलब फिजिकली हार्म नहीं करते, सिर्फ बातों से उसको हार्म करते हैं। वर्बल एग्रेशन में एक व्यक्ति नियत से दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है या डराता है, और दूसरा व्यक्ति इनसे बचना चाहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो बचना चाहता है या फिर उस सिचुएशन को फेस करना चाहता, तो उसके लिए मोटिवेशन, जो मोटिवेशन वर्ड है ना, इस डेफिनेशन फोर्थ डेफिनेशन थी जो, उसमें मेन पॉइंट यही था कि मोटिवेट करने वाली जो बात थी।
सेकंड क्या है, इमोशन बेस्ड एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। कौन सा होता है इमोशन बेस्ड एग्रेशन? इमोशन बेस्ड एग्रेशन में एक क्रोधित व्यक्ति नियत से दूसरे को किसी न किसी प्रकार से ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहता है जिससे दूसरा व्यक्ति बचने का प्रयास करे। यानी कि जब इमोशन बेस्ड में क्या, देखो इमोशन जो गुस्सा है, जो क्रोधित होना होता है, वो क्या होता है, इमोशन है एक। तो हम इमोशनली, मतलब जैसे अभी मैं गुस्से में हूँ और कुछ ऐसा करना चाहूँ जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया हुआ है, तो मैं उसको मतलब ऐसे हार्म करना चाहती हूँ कि उसको तकलीफ़ हो, चाहे मैं किसी भी तरीके से करूँ, और उससे सामने वाला अवॉइड होना चाहे। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को इंसेंटिव बेस्ड एग्रेशन का नाम भी दिया जाता है। इस प्रारूप में आक्रामकता नियत से तो की जाती है, लेकिन यहाँ क्रिया का लक्ष्य सेल्फ प्रोटेक्शन या कोई अन्य लक्ष्य होता है। देखो इसका क्या एग्जाम्पल है, हाँ, अगर कोई मेरे पे अटैक कर रहा है और जब मैं, जैसे बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस में, मूवीज़ में होता है मोस्टली टाइम्स कि उसने मेरे पे गोली चला दी, तो क्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गोली चलाने के अलावा, क्योंकि मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन में गोली चलाई थी, यानी कि सेल्फ डिफेंस में। तो वो जो टाइप होती है वो होती है सेल्फ डिफेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन या फिर इंसेंटिव बेस्ड एग्रेशन। वह किसी रेनफोर्स को प्राप्त करने के लिए टारगेट को नियत से ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिससे टारगेट बचना चाहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्टिव एग्रेशन एंड पैसिव एग्रेशन। जब एक व्यक्ति एक्टिव होकर नियत से टारगेट को ऐसी क्षति पहुंचाता है या क्षति होता है हानि, टारगेट को ऐसी क्षति पहुंचाता है जिससे वह बचना चाहता है, तो ये एक्टिव एग्रेशन होता है। पैसिव एग्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति टारगेट व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में अवरोध अड़चने पैदा करना। देखो जैसे कि अगर हमें कोई इंसान पसंद नहीं होता ना, हमारे आसपास जो रहता है, जैसे हमारे नेबर्स हो गए या कोई भी, जैसे कॉलेज में कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड को तो कौन हार्म करता है, मतलब जैसे कोई आपके आसपास जो भी हो और आपको ज़्यादा सा पसंद ना होता, आप उसकी बातों को बार बार काटना या फिर उसके साथ मतलब ऐसे छोटे मोटे जो इंसिडेंट हम करते रहते हैं किसी को परेशान करने के लिए, वो होता है पैसिव एग्रेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रेशन। जब आक्रमणकर्ता यानी कि जो एग्रेसिव पर्सन है वो टारगेट पर सीधे ही आक्रमण करता है तो उसे डायरेक्ट एग्रेशन बोलते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली किसी और के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू उसको हार्म करने के बजाय डायरेक्टली जब हम उसको हार्म करते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट एग्रेशन। और इनडायरेक्ट कब होता है, जब हम उस पर इनडायरेक्टली अटैक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एग्रेशन। ठीक है, वो वाला टॉपिक हो गया ख़त्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जनरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन। जो हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं ना, वो करते क्यों है, वजह क्या उनकी, ऐसे कौन से फैक्टर्स या पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, सिचुएशनल फैक्टर्स। एक मिनट रुको, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो, जनरल डिटर्मिनेशंस ऑफ एग्रेशन। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो क्या है, सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, पर्सनल प्लस अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये जो अदर फैक्टर्स है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। देखो अब क्या है कि कुछ तो एग्रेसिव जो हम बिहेवियर शो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से, या जो एनवायरनमेंट होता है। और कुछ होता है पर्सनल जो हमारे रीज़न होते हैं पर्सनल लाइफ के, उसकी वजह से भी हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और जो कुछ और फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था इसका, सिचुएशनल फैक्टर्स।
परिस्थिति में ऐसे कारक हो सकते हैं जो आक्रामकता को उकसा सकते हैं, यानी कि हमारा जो एग्रेसिव, देखो हम एक तो हम पहले से ही एग्रेसिव हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान ना चाहते हुए भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रस्ट्रेशन। आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, इसमें और कुछ हो या ना हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। आज आप या तो मतलब 10-12 साल के बच्चे से पूछ लो तो वो खुद को वो बोलता है कि मेरे को परेशान ना करो, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। आप 35 साल के इंसान को पूछ लो या आप 60 साल के इंसान को पूछ लो, सब एक ही बात बोलेंगे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया? एनीवेज, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और यदि उसके इन लक्ष्योन्मुखी प्रयासों में हस्तक्षेप किया जाता है तो वह फ्रस्ट्रेटेड अनुभव करता है। क्या बोला इसमें कि देखो, कोई इंसान, मान लो कि कोई इंसान यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट, वैसे मैंने काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, चलो कोई बात नहीं। क्या होता है, मान लो कोई स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है और वो करना चाहता है, करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो क्या है कि अगर वो कर नहीं पा रहा ना, तो उसको एक तो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन फील होगी कि मैं करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ क्रैक, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। ऊपर से फैमिली वाले बोलते हैं और जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे जो नेबर्स होते हैं, वो मतलब सब ऐसे, अगर किसी को ये पता हो ना कि हाँ ये बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो सभी उसको इसी बात से रिलेटेड जब भी मिलेंगे ना, चाहे वो दिन में 10 बार मिले, तो 10 बार ही यही बात पूछेंगे, बेटा कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी। इस वजह से वो बच्चा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है कि क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बात अब मतलब सारी जो ये बात है, ये सारी की सारी बात अब सिर्फ मेरे गोल की नहीं रही, ये मेरे रिस्पेक्ट पे भी आ गई। लेकिन पता नहीं बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, इसमें मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि रिस्पेक्ट का और आपके गोल अचीव करने का कनेक्शन क्या है। एनीवेज, ये जो बात बोली थी, किसने बोली थी? डलर्ड एटोल 1939 ने। एटोल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर बता देती हूँ। एटोल होता है जो डलर्ड थे और उनके जो साथी थे। एटोल का मतलब साथी। जितनी अधिक फ्रस्ट्रेशन होती है उतनी अधिक आक्रामकता का प्रदर्शन होता है, यानी कि इंसान जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा ना, उतना ज़्यादा वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। ये बात किसने बोली थी? वाइट एंड ग्रेबर 1982 ने। जिस व्यक्ति को लक्ष्य के जितना पास होने पर कुंठित होता है, फ्रस्ट्रेशन किया जाता है, वह उतना ही अधिक फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है और वह उतनी ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। ये किसने बोला था? हैरिस 1974 में। ये बात मतलब बातें तो ये सारी ही सच हैं। कई बार सुनी है एक बात, आई नो सब ने सुनी होगी क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। बोलते हैं कि मतलब अगर कोई इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हो या फिर ये बोले ना कई बार कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली मैंने ये बात नोटिस करी है कि उस इंसान को वाकई में उस टाइम है ना, रियल में उस टाइम किसी न किसी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन में इतना कुछ बोल देते हैं कि सामने वाला हमें उस चीज़ के बेस पे उस सिर्फ एक गुस्से में कहीं उस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हमें जज करने लगता है। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको जज करें, ये चीज़ गलत है। वैसे इस सिलेबस में नहीं, मैंने बता दिया है कि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में फ्रेंड चाहिए होता है, फैमिली फ्रेंड सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं मैं बार बार क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ टॉपिक से। नेक्स्ट, एनीवेज, सेकंड पॉइंट जो क्या है वो है अटैक। डायरेक्ट प्रोवोकेशन में आक्रामकता पैदा होती है। अनेक परिस्थितियों में वर्बल फिजिकल अटैक जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर को उकसाते हैं। वर्बल और फिजिकल अटैक हमें शरीर क्रियात्मक ढंग से अराउजल करते हैं। आक्रामकता से क्रोध और क्रोध से आक्रामकता अनुक्रिया पैदा होती है। देखो, जब हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं ना तो हमें गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से इंसान और ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है। और ये किस लिए होता है? इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या है, इसको डिफाइन करूँ क्या, बताऊँ इसको क्या है? ये बता ही देती हूँ। देखो, डायरेक्ट प्रोवोकेशन से आक्रामकता पैदा होती है। अनेक परिस्थितियों में जो देखो कई बार क्या होता है कि हम वर्बली लगा लो या फिजिकली जब हम किसी पे अटैक करते हैं तो मतलब देखो कई बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि ये तो बिना बात में पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हुआ रहता है। यही वजह होती है क्योंकि वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। और लाइफ में ना कई बार ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स चाहकर भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये लगता है कि पता नहीं ये बात ये कहाँ तक तो ये किस किस को बताएगा या बताएगी।
या फिर कुछ मतलब ये लगता है कि पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के बात शेयर करेंगे ना, किसी के साथ बात शेयर करेंगे तो जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, एट्रीब्यूशन फॉर द अटैक। यद्यपि अटैक आक्रामकता को उत्पन्न कर सकता है, मानते हैं इस बात को कि जो अटैक है, अगर किसी पे अटैक करा जाए तो उसको एग्रेसिव बिहेवियर मतलब एग्रेसिव बिहेवियर वो और भी ज़्यादा शो करेगा। तथापि हम बदले की अनुक्रिया को तब रोक सकते हैं जब हम यह प्रत्यक्षीकृत करते हैं कि अटैक द्वारा आक्रामकता हमें हानि पहुंचाने की नियत से की गई या नहीं। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, यूजुअली जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर कोई इंसान बार बार हॉर्न बजा रहा है तो एक तो सामने वाला वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि रोड है, चलना सबको है, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। ऐसे में अगर देखो जैसे कोई छोटे व्हीकल है या कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, मतलब बात है इंसिडेंट की, जो एक्सीडेंट है उस पॉइंट से बोल रही हूँ मैं। अगर ये होता है कि अगर ये लग जाए ना कि ये जानबूझकर पीछे वाले ने मेरे को टक्कर मारी या आगे वाले ने मेरे को टक्कर मारी है, तो होती है लड़ाई, जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटेंशनली नहीं होता, शायद पीछे वाले को कोई इमरजेंसी हो इसलिए उससे एक्सीडेंट हो गया हो, तो वहाँ पे हम अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वो इंटेंशन से किया हुआ बिहेवियर नहीं होता। वो जो एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे वो इंटेंशनली नहीं होता। वो बेचारा है, जो पीछे वाला बेचारा बेचारी जो भी है, वो इस टाइम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होगा कि मतलब उसको इमोशंस होती हैं उस टाइम पे इतने ज़्यादा, और वहाँ पे किसी का इंटेंशन नहीं होता, क्यों, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ना होती है। आगे क्या है, जब हम आक्रामकता को अटैक की नियत पर गुणारोपित करते हैं तब हम उसके प्रति ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। किसने बोला था, डाइक एंड रूल 1978 ने। अगर हमें ये पता हो ना कि इस इंसान ने ये मेरे साथ है ना जानबूझकर किया था, तब हम उसके लिए ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, या फिर एग्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन है वो फील करते हैं। ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। हमारे सामाजिक मानक आक्रामकता के बदले में आक्रामकता क्या क्या देते हैं, यानी कि अगर कोई तेरे को मारे ना तो उसको दो मार, ये वाली जो ये हमारी सोसाइटी हमको अलाउ करते हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, ये हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के मानक प्रोवोकेशन के अनुपात में ही बदलने की आज्ञा देते हैं। यह दूसरी बात है कि हम गुस्से में आकर अपनी हानि को अधिक आकलित कर लेते हैं और अटैकर को अपनी हानि के अनुपात में अधिक हानि पहुँचा बैठते हैं, जिससे एग्रेशन के दौरान हमें इसकी एग्रेशन के टाइम पे इसकी जो तीव्रता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सामने वाले पे चिल्लाने लगते हैं कि तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, लेकिन नुकसान तो उसका भी हुआ है ना। ये चीज़ हम नहीं देखते, उस टाइम पे सिर्फ ये देखते हैं कि नुकसान हमारा ज़्यादा हुआ और इसका कम, और इसी वजह से इसी फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग या फिर इसी वजह से हम ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं कई बार कि सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज़ का। थर्ड पॉइंट क्या है, मॉडलिंग। व्यवहारपरक मॉडल की उपस्थिति एक ऐसा पारिस्थितिक कारक है जो आक्रामकता को उकसाता है, यानी कि जो एग्रेशन को की इंटेंसिटी को हाई करता है। एग्रेसिव मॉडल्स ऐसे 3 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, मॉडल अपनी क्रियाओं के माध्यम से उन विशिष्ट आक्रामक क्रियाओं को दर्शाते हैं जो दी गई परिस्थिति में संभव होती हैं। देखो जैसे हम मूवी देखते हैं ना, और हमारे जो फेवरेट जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, हम क्या करते हैं कि उनको स्टंट करते देखते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्यों ना रियल लाइफ में मैं भी इसको कर ही लूँ, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं और हम उनकी हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और लाइफ में जब वो सेम सिचुएशन हमारे आगे आते हैं ना, तो हम उनकी तरह बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। अगर जो हमारा फेवरेट हीरो है, हीरोइन है, अगर वो एग्रेसिव टाइप का ना, तो हम उनको देख देख कर बिल्कुल वैसा ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आक्रामकता के उचित होने के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। प्रेक्षक उनसे इस बात को जान लेते हैं कि क्या ये क्रियाएं मानकीय दंड से स्वीकृत हैं या नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मॉडल प्रेक्षकों को आक्रामकता प्रदर्शित करने पर पर्याप्त परिणामों की झलकें प्रदान करते हैं। प्रेक्षक उन एग्रेसिव बिहेवियर का अनुकरण करते हैं जो पुरस्कार प्रदान करते हैं या दंडों का परिहार करते हैं। एग्रेसिव मॉडल आक्रामकता को बढ़ाते हैं और अनएग्रेसिव मॉडल आक्रामकता को घटाते हैं। ये बात किसने बोली थी, बेरन एंड कैपनर 1970 ने। देखो इसमें इसने क्या बात बोली थर्ड पॉइंट में, कि
देखो जैसे स्टंट करते हैं मूवीज़ में, और ये दिखाते हैं ना कि इसने इसको मार दिया तो उसको जेल हो गई। तो अगर हमारा वो हीरो फेवरेट है ना, तो हम इस चीज़ को नहीं देखते कि उसको जेल हो गई, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने ऐसा किया तो मेरे को भी करना है। अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो यही करना ठीक है, क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है उसने यही किया है। और रोल मॉडल ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है। और जो अनएग्रेसिव जो मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, उसमें उसको देखकर हम बिल्कुल वैसे बनने की कोशिश करते हैं। ये बात किसने बोली थी? बेरनैड कैपनर 1970 ने, और ये बात बिल्कुल सही है, सच है। फोर्थ पॉइंट क्या है? डी इंडिविजुएशन कंडीशंस। डी इंडिविजुएशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी की भावना का गायब हो जाना, यानी कि हर इंसान की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी से मतलब मेरा आधार कार्ड मतलब नहीं है यहाँ पे, कि इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो आधार कार्ड की नहीं बोल रही मैं। कई बार इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी होती है, उसका जो नेचर होता है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। कई बार पारिस्थितिपरक दशाओं की वजह से एक व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस कुछ समय के लिए गुम हो जाती है। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो इंसान खुद के लिए अवेयर होता है ना, वो चीज़ें कई बार लाइफ में गुम सी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। एनोनाइमिटी, डिफरेंशिएटेड क्राउड, डार्कनेस, चेतना होता है कॉन्शियसनेस में परिवर्तन वाली औषधियाँ ऐसी दशाएं हैं जो डी इंडिविजुअलाइजेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। देखो जैसे हम ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं ना, तो हम खुद के लिए अवेयर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो डोज होती है, जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनकी वजह से हम खुद मतलब किसी और से दूर होना तो ना अलग बात होती है, इन चीज़ों की वजह से कई बार हम खुद से भी दूर होने लग जाते हैं। क्योंकि देखो जो कई बार भीड़ में चले जाते हैं तो हमारा नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, अंधेरे में होते हैं तब कई सारी सिचुएशन लाइफ में ना ऐसी होती हैं जहाँ पे हम खुद को भी ऐसे मानते हैं, क्या रियल में मैं ये इंसान हूँ, क्या मैं सीरियसली मेरा नेचर ऐसा है। हम कई बार ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम वैसा बिहेव कई बार करते हैं जो हम हैं ही नहीं। तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं? डी इंडिविजुअलाइजेशन कंडीशंस। इस स्थिति में व्यक्ति अपराध, शर्म, भय की कम भावना अनुभव करता है। दारू पीने के बाद है ना, शराब पीने के बाद जो शराबी होता है वो हेल्पिंग बिहेवियर ज़्यादा शो करता है। ये हमने पढ़ा था प्रो सोशल बिहेवियर में, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप प्रो सोशल बिहेवियर वाली वीडियो देख लेना। मैंने वैसे एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट, 3-4 चैप्टर हो गए थे उसमें। एक तो सोशल साइकोलॉजी, जो स्टार्टिंग से मैंने टॉपिक करवाया था, जो चैप्टर करवाया था वो लीडरशिप, और प्रो सोशल बिहेवियर। अब जो मैं एग्रेशन वाला करवा रही हूँ, ये टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? सेल्फ रेगुलेशन की हमारी घटी हुई क्षमता की वजह से हम उन व्यवहारों को कर बैठते हैं जो हम सामान्य दशाओं में प्रावरोधित करते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को हम ये बोलते हैं ना कि नहीं ये नहीं करनी चाहिए, मैं ये कभी नहीं करता या मैं ये कभी नहीं करूँगा, कई बार हम वही चीज़ें करने लग जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि डी इंडिविजुअलाइजेशन एग्रेशन को बढ़ाती है। ठीक है, ये बात किस ने बोली थी? डेनर 1980 ने, फेस्टिंगर 1952 ने, वेटसन 1973 ने। फिफ्थ पॉइंट क्या है? विजन ऑफ वेपन्स। लिनर्ड बैकविज और एंथनी लेपेग 1967 ने अपने अध्ययन में ये दर्शाया था, यानी कि ये बताया था कि जब एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को हथियार दिखाई पड़ते हैं ना, तो उसके द्वारा जो एग्रेसिव बिहेवियर की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अनेक साइकोलॉजिस्ट ने हथियार पर भाव दर्शाने वाले प्रयोगों की पद्धति परिसीमाओं के आधार पर आलोचना की है, लेकिन जो टर्नर 1977 है उसने अपनी प्रयोगशाला में तथा प्राकृतिक सेटिंग में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया कि हथियारों की जो उपस्थिति होती है ना, वो व्यक्ति में एग्रेशन और दंगों की संभावना को बढ़ा देती है। देखो अगर कोई इंसान गुस्से में है और उसके आसपास अगर उसको हथियार दिखाई देते हैं तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उन वेपन्स का यूज़ करेगा।
अगर हमारे पास डंडे पड़े हुए हैं, हमारी किसी के साथ लड़ाई हुई है और हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करें, लेकिन हमारे आसपास अगर हमें हथियार दिखते तो हम उसको उठाकर उस सामने वाले को ना उससे हार्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 6 पॉइंट क्या है? स्पेक्टेटर्स। रिचर्ड बेल्डन 1975 ने अपनी उसकी जो स्टडीज़ करी थी उसमें क्या पाया था कि जो एग्रेशन की मांग करने वाली परिस्थितियों में मादा प्रेक्षक की तुलना में नर प्रेक्षक की उपस्थिति में नर प्रयोज्य एग्रेशन के प्रदर्शन की अधिक संभावना प्रदर्शित करते हैं। नर प्रयोज्य प्राय यह विश्वास रखते हैं कि मादा दर्शकों की तुलना में नर दर्शक अनेक एग्रेसिव बिहेवियर को अधिक अनुमोदित करते हैं। अगर दो मेल्स की लड़ाई हुई है, अगर दो आदमियों की लड़ाई हुई है और वहाँ पे अगर लेडीज़ प्रेजेंट हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ लड़ाई कम होगी, ठीक है, क्योंकि जो अगर देखने वाली लेडीज़ है ना तो जेंट्स है जो वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करते। लेकिन अगर ये लगता ना कि आस पास हमारे जो हैं वो जेंट्स ही हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं ना उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करें। जो ए तो हो गया था हमारा सिचुएशनल फैक्टर। अब कौन सा है? पर्सनल एंड अदर फैक्टर्स। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल स्टेटस ऑफ द एग्रेशन। जो एग्रेशन है उसका उसकी जो इमोशनल स्टेट्स हैं उनको पढ़ेंगे। अटैकर की इमोशनल स्टेट्स एग्रेशन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका भी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? एंग्री अराउजल। अगर इंसान में अगर गुस्सा ज़्यादा होता है तब एक सिचुएशन में 3 फैक्टर्स एंग्री अराउजल की तीव्रता में वृद्धि करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रेंथ ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। इंसान जो फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है ना वो कितनी स्ट्रेंथ में कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति हमारे उस लक्ष्योन्मुख व्यवहार में अड़चन खड़ी करता है जिससे लक्ष्य को हम ज़्यादा चाहते हैं और जिसके हम ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। ये बात किसने बोली थी? हैरिस 1974 ने। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम अपने गोल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और उस टाइम पर जाकर अगर हमें ये कोई बोले ना कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, या वो हमें उस काम को करने से रोकता है तो हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? आर्बिट्रेटर। क्या लिखा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा। आर्बिट्रेरीनेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कारणों का प्रत्यक्षीकरण अपनी फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी की मात्रा को प्रभावित करता है। जब कोई भी व्यक्ति समझता है कि उसे प्रदान की गई जो फ्रस्ट्रेशन है वो तार्किक, आकस्मिक या वैध है, यानी कि वैलिड है, वो रियल में ये चीज़ हो सकती है, तब वह कम हॉस्टिलिटी की भावना प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि वह समझता है कि फ्रस्ट्रेशन मनमानी या अवैध है तो वह ज़्यादा हॉस्टिलिटी शो करता है। इसमें क्या है कि अगर हमें ये पता हो ना कि जो सामने वाला है हमें रोक रहा है कोई भी काम करने से और वो हमारा अच्छा चाहता है, हमारा फ्रेंड है, वाकई में हमें चाहता है, रियल में ये चाहता है कि हम कोई गलती ना करें, तो हम एग्रेसिव बिहेवियर कम शो करते हैं। लेकिन अगर हमें ये लगता है ना कि नहीं मैं जो भी करूँगा ना ये उसमें यही बोलेगा कि तेरे को ये नहीं आता, तो ये वो नहीं करता है, तो ऐसे नहीं करता, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो फालतू का ज्ञान देने वाले होते हैं ना, अगर ऐसे हों तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फील होती है। अगला पॉइंट क्या है? एग्रेसिव क्यूज। बेकोविज 1978 ने बताया था कि यह का मतलब है यहाँ पे अराउजल जो होता है, अराउजल वातावरण में उपयुक्त एग्रेसिव क्यूज पर डिपेंड करेगा। ये एग्रेसिव क्यूज व्यक्ति को एग्रेशन की याद दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्रोधित व्यक्ति के अराउजल को और भी ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं या उस टेंडेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखो ये है ना जिलमैन थ्योरी है 1979। ये जो MD 3 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ये जो थ्योरीज है MDU रोहतक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको ये थ्योरी अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। आगे है जनरल अराउजल। यह है सर्वविदित है कि प्रोवोकेशन की वजह से जो अराउजल उत्पन्न होता है ना वो एग्रेशन को उत्पन्न करता है। देखो प्रोवोकेशन होता है उसकी वजह से होता है अराउजल ज़्यादा, और अगर अराउजल ज़्यादा होगा तो हम एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगे। रूल एट ऑल 1980 ने अपनी स्टडीज़ जो उन्होंने स्टडीज़ करी थी उनके बेस पे उन्होंने क्या बोला था कि जनरल फिजियोलॉजिकल अराउजल के प्रबल स्रोत आक्रामक अनुक्रियाओं में वृद्धि करते हैं।
अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यायाम, ऊंचे शोर, प्रतिस्पर्धा, उत्तेजनकारी औषधियाँ, उत्तेजनकारी संगीत इत्यादि की आक्रामकता पर प्रभाव का अध्ययन किया। इसमें क्या बात बोली इन्होंने कि देखो, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं और अगर म्यूजिक में कोई सॉन्ग ऐसा हो, मतलब आजकल के बच्चों को वैसे तो नॉर्मली यही पसंद आता है, सॉरी टू से दैट, लेकिन क्या होता है कि मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, अगर उनकी ओवरडोज हो जाती है तो, या फिर हम ऊंचे ऊंचे जैसे जो शोर होता है उसकी बात करें, जो कंपटीशन होता है उसकी बात करें, इन चीज़ों की वजह से भी है ना एग्रेसिव बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं तो हम एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगे, और अगर हम चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं तो हम एग्रेसिव बिहेवियर कम शो करेंगे। थर्ड पॉइंट है सेक्सुअल अराउजल। जिलमुन ने जो अपने 3 फैक्टर थ्योरी थी ना, अपने 2 कंपोनेंट मॉडल की सहायता से मध्यम स्तरीय यौन उद्वेलन और उच्च स्तरीय यौन उद्वेलन के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें क्या था, इस मॉडल के अनुसार एरोटिक स्टिमुली व्यक्ति में अगर लिखित 2 प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट क्या है, अराउजल में वृद्धि। जो अराउजल होता है ना, जो उत्तेजना होती है हमारे अंदर, जो बढ़ती है एग्रेसिव बिहेवियर की, मतलब कुछ जो सिचुएशंस होती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो शो करते हैं। अराउजल का मतलब हिंदी में उत्तेजना होता है। कहीं आप ये सोचते रहो कि क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा, कई बार होता है ऐसा। सेकेंड पॉइंट है भावनात्मक स्थितियों में परिवर्तन। जो हमारे इमोशंस, जो इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं ना, उनमें चेंज होता है तब। मध्यम कामुक सामग्री दर्शक में कम अराउजल तथा प्रधानतः पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से बाद में एग्रेसिव बिहेवियर के प्रदर्शन में घटाव उत्पन्न होता है। स्पष्ट कामुक सामग्री दर्शकों में प्रबलतर अराउजल उत्पन्न करती है, साथ ही यह अनेक दर्शकों में नेगेटिव इमोशन भी पैदा करती है, जिसकी वजह से उसके बाद की जो एग्रेशन की जो प्रदर्शन में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार काम उद्वेलन, काम का मतलब होता है साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में सेक्स अराउजल तथा एग्रेशन के बीच जटिल संबंध पाया जाता है। आई रियली होप कि आप समझ जाओगे इस वाले पॉइंट को, ये बताने की नीड नहीं है। फोर्थ पॉइंट है अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल। इसमें क्या है, जो संडरस्टॉर्म था ना 1978, उसने अपने जो स्टडीज़ करी थी उसमें क्या पाया था कि जो क्राउडिंग होती है ना, ओवर क्राउडिंग लगा लो या क्राउडिंग लगा लो, भीड़ भड़ाका जो होता है उसमें, उससे व्यक्ति में नेगेटिव फीलिंग्स और एग्रेशन बढ़ता है। उन्होंने बताया कि क्राउड से दूसरों की अधिक निकटता, जो अगर क्राउडिंग है, अगर भीड़ भाड़ है तो एक दूसरे को टच भी होता है कि उसका हाथ लग गया, उसका पैर लग गया, जो मतलब जो धक्का मुक्की वाली जो सिचुएशन होती है, ये असुविधा की भावना, यानी कि हम वहाँ पे कंफर्टेबल सा फील नहीं करते, और फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर एग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे ये होता है ना कि भीड़ भाड़ के इलाके में अगर मार्केट चले जाते हैं जैसे कि, तो वहाँ पे धक्का मुक्की सी, कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी सारी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं कि चलना नहीं आता क्या, ये नहीं आता क्या। आगे है रोटन एंड फ्रेयर 1985 ने एयर पोल्यूशन, और एडरसन एंड एडरसन 1984 ने टेम्परेचर के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि ये सीधे अराउजल में वृद्धि करते हैं, यानी कि अराउजल को बढ़ाते हैं। मौसम जो होता है वो, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति में क्रोध या फ्रस्ट्रेशन को भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि अराउजल के प्रारूप हैं। आगे है डोनेस्टेन विल्सन 1976 के अनुसार जो प्रयोज्य तीव्रता वाले नॉइस को सुनते हैं, तीव्रता वाला नॉइस मैंने आपको बताया था ना, ये वही है, लाउड म्यूजिक हो गया जैसे, वे इसके दौरान वे इसके तुरंत बाद अपेक्षाकृत अधिक एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम सॉन्ग सुन लेते हैं ना, कि वैसे मैं सॉन्ग ऐसे सुनती नहीं हूँ खास से कुछ, मेरे को म्यूजिक का शौक़ है, लेकिन जो पुराने टाइम वाले सॉन्ग होते थे वो मेरे को थोड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए हरियाणवी सॉन्ग रिसेंटली मैंने जो सॉन्ग सुना है वो है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग होते हैं, अपना खुद ही समझ लेना, नहीं आ रहा मेरे को कोई भी सॉन्ग देना, ठीक है। आगे है अनेक औषधियाँ भी एग्रेशन को प्रभावित कर सकती हैं। औषधियाँ सीधे ही इमोशंस को उत्पन्न नहीं करती,
जो मेडिसिन हम जो लेते हैं या ड्रग्स जो होते हैं, वैसे तो हर एक मेडिसिन में ड्रग होता है, तो वो इमोशंस को उत्पन्न नहीं करती। ये तो व्यक्ति में जनरल इमोशन है जो इमोशनल एक्साइटमेंट पैदा करती हैं। व्यक्ति इसके परिणाम स्वरूप कैसा बिहेव करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस जनरल अराउजल को कैसे समझता है। ये बात किसने बोली थी? स्कैटर एंड सिंगर 1962 ने। अगला पॉइंट है एज। विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर में आएगी तथा बाल मनोविज्ञान ये इसी का पार्ट होता है। में बहुत अनेक शोधकर्ताओं से ये पता चलता है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ एग्रेशन के स्तर, जो एग्रेशन का लेवल होता है ना, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। छोटी आयु में बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करता है। थर्ड पॉइंट है जेंडर। जेंडर का भी ना एग्रेशन पे एक बहुत ज़्यादा जो जेंडर है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप अब पढ़ेंगे कैसे है। अगली एंड स्टेफन 1986 ने अपने स्टडीज़ में क्या पाया था कि मादा की तुलना में नर अधिक एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन रिपीटेड प्रोवोकेशन की दशा में जो मेल होते हैं की तुलना में फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं। ये बात किसने बोली थी? दे ग्लोरिया एंड दे रीडर 1979 ने। अधिकतर अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो सामान्यतः नॉर्मली जो बात होती है ना, उसमें मादा की तुलना में जो नर होता है, यानी कि फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इस डिफरेंस की, यानी कि कई बार मतलब जैसे बताया ना कि एक फेज़ में तो मेल ज़्यादा गुस्सा करते हैं और दूसरे फेज़ में फीमेल ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है क्यों करते हैं ऐसा, इसको स्पष्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? बायोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार इस अंतर के लिए जैविक आधार उत्तरदायी होता है, यानी कि जो ये डिफरेंस होता है ना, इसके लिए जैविक आधार रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पॉइंट है सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच के अनुसार जो सोशलाइजेशन होता है ना, इसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? पर्सनैलिटी। प्राय ये पाया जाता है कि कुछ व्यक्ति कम एग्रेसिव और कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये बात किसने बोली थी और इस बात को आगे कौन डिफाइन करेगा? डेंगरिंक 1971। क्या बोला था इन्होंने कि जो व्यक्ति सोशल अप्रूवल की अधिक आवश्यकता रखते हैं ना, कि यानी कि जिनके लिए सोशल अप्रूवल कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है कि बस जो सोसाइटी को अच्छा लगेगा अब तो वही होगा भैया, और किसी से इनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो वे बहुत कम एग्रेशन जो शो करते हैं, क्योंकि उन्हें तिरस्कृत एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं। एक जो एग्रेशन है वो हाई होता है, इनमें हाई रह गया था यहाँ पे, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि सोसाइटी तुम्हें अपने से बाहर ना निकाल दे, खुद से दूर ना कर दे। आगे है मैग्रेग एटोल 1962 एंड 71 ने पर्सनैलिटी प्रकारों को 2 भागों में बांटा। अब सीरियसली पढ़ते हैं, हो गया थोड़ा सा जो फनी सा वे था वो, मतलब ऐसा ही फन होता है मेरा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ओवर कंट्रोलर्स। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एग्रेशन को अनुभव तो करते हैं, यानी कि एग्रेशन जो इंसान के अंदर जो एग्रेशन है ना, वो उसको फील तो करते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील कर रहा हूँ, लेकिन इसे दिखाते नहीं है। मतलब अंदर ही अंदर जो होते हैं ना, घुटते रहते हैं। कई इंसान होते हैं ना कि अगर उनको बुरा भी लगे ना तो ये नहीं बोलते कि मेरे को बुरा लगा है या मेरे को ये बात फील हो गई, नहीं, वो अपने अंदर ही अंदर जलते रहते हैं उस बात को लेके, और उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। सेकंड पॉइंट अंडर कंट्रोलर। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तुच्छ से तुच्छ प्रोवोकेशन के प्रति भी एग्रेशन अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि मैं, मतलब जिसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। ग्लास 1977 ने पर्सनैलिटी की 2 प्रकारों की चर्चा की है। पहली कौन सी है? टाइप ए बिहेवियर पैटर्न। ये व्यक्ति अधिक प्रतिस्पर्धा, जल्दबाजी और चिड़चिड़े और एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। दूसरे में कौन से है? टाइप बी वाले। इनमें क्या होता है? कम प्रतिस्पर्धा, आराम से काम करने वाले और शांत रहने वाले, क्योंकि जो इंसान शांत रहना चाहता है ना, गुस्सा उसी को आएगा कि अगर कोई उसको बार बार परेशान करे। टाइप बी की तुलना में टाइप ए जो होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन होते हैं, लेकिन वो अपना एग्रेशन शो नहीं करते। इसका 5th पॉइंट क्या है? कोग्निटिव स्टाइल।
बोमेस्टर एट ऑल 1991 ने बताया है कि कुछ व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो दूसरे की क्रियाओं में शत्रु भाव मनसा की प्रतिक्रिया मतलब प्रत्यक्षीकृत करते हैं। कि जो अगर कोई दूसरा इंसान कुछ भी करता हो लेकिन खुद उसको चिढ़ना होता है, उसको ये लगता है कि सब कुछ तेरे लिए ही बोला जा रहा है, तेरे बारे में बोला जा रहा है, जो मतलब जो सिर्फ ये सोचता है कि ओ हो मैं तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, इस दुनिया में जो होगा वो मेरे लिए ही होगा, यानी कि सब मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे से रिलेटेड ही सब कुछ होता है। ऐसे भी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, कभी नोटिस किया हो तो। चाहे दूसरा व्यक्ति ऐसी नीयत बिल्कुल भी ना रखता हो, तब भी वे उसे ऐसी नीयत रखता हुआ प्रत्यक्षीकृत करते उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। इस प्रवृत्ति की वजह से ऐसे व्यक्तियों द्वारा एग्रेशन प्रदर्शित करने के संयोग बढ़ जाते हैं। डोगे एंड कोय 1987 ने बताया कि जो व्यक्ति जितनी अधिक हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बाइस रखता है उतनी ही ज़्यादा वो ओवर रिएक्टिव एग्रेशन प्रदर्शित करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं, कई इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें बस एग्रेसिव बिहेवियर शो करने से मतलब होता है। कई बार है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वैसे मेरे को नहीं पता कि ये क्या है, कि मतलब जो थोड़ा इतना नहीं है, पर मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिल के चाहे कितने भी साफ हो लेकिन वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, वो सबको खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, डोंट नो व्हाई। आगे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। जो हमारे अंदर वायलेंस होता है, जो एग्रेशन होता है, उसको कंट्रोल कैसे करें और उसकी प्रिवेंशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या है, पनिशमेंट देना एग्रेशन की रोकथाम के लिए एक प्राचीन प्रविधि है। यानी कि अगर कोई इंसान ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है ना, तो ये मानते हैं कि इसको पनिशमेंट दे दो, ये सीख जाएगा, मतलब ये ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर शो करना बंद कर देगा। लेकिन इसके भी है ना कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या हैं। सबसे पहली है, यानी कि इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो दंड प्राप्त करके व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो सकता है, जिससे वो और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोई इंसान अगर एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको पनिशमेंट ही दे। कई बार इंसान को प्यार से भी समझा देना चाहिए, शायद वो समझ जाए। अगर आप उसको ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं तो उसको ये लगता है कि इन्हें तो पनिशमेंट देनी ही होती है, तो वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है और उसमें जो एंगर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट है, दंड देने वाला व्यक्ति स्वयं भविष्य में आक्रमणशील बन जाता है। अगर कोई इंसान किसी को पनिशमेंट देता है ना, तो आगे चल के वो खुद भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होती है। कई जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनमें एक जो मेन चीज़ पता है क्या होती है, वो जो करते हैं ना वो उसको समझते नहीं है। फिर उनको लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर रखा है, या पता नहीं क्यों मेरे को इतना गुस्सा आता रहता है। अननोविंगली है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें किए हुए होते हैं, या कुछ गलतियाँ ऐसी की होती हैं उन्होंने, जो उनको लाइफ टाइम मतलब हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है ना उसमें रहती हैं, हमें पता नहीं होता या हमें याद नहीं होती, लेकिन वो होती हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। थर्ड पॉइंट है, दंड का प्रभाव अस्थायी होता है। अगर किसी इंसान को अगर हम पनिशमेंट देते हैं तो ये नहीं कि वो उसको लाइफ टाइम ही मतलब ये रखेगा कि हाँ मेरे को तो पनिशमेंट दी थी, मेरे को लाइफ में ऐसा कभी करना ही नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दंड व्यक्ति में अनेक अवांछनीय व्यक्तित्व विशेषताओं को विकसित कर सकता है। अवांछनीय होता है अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर सकता है इंसान में। फिफ्थ है, दंडकर्ता यानी कि दंड देने वाला दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए एक मॉडल का कार्य कर सकता है। यानी कि क्या होता है पता है, जैसे बच्चा छोटा होता है, अगर वो उनको पनिश करेंगे पिता या माता जी उनकी, यानी कि जो उनके पेरेंट्स है बच्चे के, अगर वो उसको पनिशमेंट देंगे तो उसके हो सकता है कि उसके माइंड में ये बात सेट हो जाए कि अगर बच्चा गलती करे तो उसको पनिशमेंट देनी ज़रूरी होती है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो बच्चा अपने बच्चे के साथ भी यही करे, यानी कि जो उसके बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उसके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं फिर, यानी कि उसकी मेंटलिटी वहीं जाके सेट हो जाती है। आगे है, बोवर एंड हिलगार्ड 1981 ने दंड यानी कि पनिशमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अग्रलिखित दशाओं की चर्चा की है। नंबर 1, जितना जल्द हो सके दंड को उतना जल्दी
प्रशासित करना चाहिए। यानी कि अगर गलतियाँ भी करिए ना तो अभी बोलो उसको कि बेटा ये चीज़ आपने गलत कर दी। ये ज़रूरी नहीं होता कि उस इंसान को उस बच्चे को पनिशमेंट ही दें। बच्चा लगा लो या कुछ भी लगा लो, अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो ज़रूरी नहीं होता कि उसको पनिश ही किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ना ये ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट है, यह पर्याप्त तीव्रता के लिए होना चाहिए। तीव्रता लिए यानी कि जो इंटेंसिटी होती है ना पनिशमेंट की, वो कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं कि वैसे तो हंसते रहो और बच्चे को पनिश करते रहो। इससे बच्चा क्या सीखेगा कि आपके पेरेंट्स हंस रहे हैं, यानी कि उनको चीज़ अच्छी तो लगी पर ये आपको ऐसे ही मतलब वैसे ही बस पनिशमेंट दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आक्रामक क्रिया के बाद दंड के जो एडमिरेशन की उच्च संभावना होनी चाहिए। अगर बच्चा गलती करे ना लाइफ में कभी भी, तो पहले तो सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ये होता है कि उस बच्चे को समझाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, अगर उसको पनिशमेंट दें तो एक क्राइटेरिया फिक्स रखें कि ऐसे पनिश करना, ये नहीं कि आज ये कर दिया वो कर दिया। मतलब बच्चे के अंदर है ना एक ऐसी मेंटेलिटी सेट करनी चाहिए कि वो बच्चा वो गलती करे ही ना। करने से पहले ये सोचे कि अगर मैंने ये कर दिया तो हमारे साथ भी गलत होगा या पेरेंट्स हमें ऐसे पनिश करेंगे। ये नहीं कि उसको पनिशमेंट हर बार चेंज करके दें। फोर्थ पॉइंट क्या है, दंड का प्रयोग व्याख्या के साथ करना चाहिए। बच्चे को पनिश करते टाइम है ना ये भी बताना चाहिए कि आपको ये पनिशमेंट मिली क्यों है, किस वजह से आपको पनिशमेंट दी जा रही है। नहीं कि बच्चा बाहर से आया कुछ करके और आते उसको कमरे में लॉक कर दो या उसके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दो या गुस्सा करना स्टार्ट कर दो। बच्चे को ये भी बताओ साथ में कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अगला पॉइंट है कैथारसिस। यह भी एक प्राचीन विधि है। सिंबॉलिक एग्रेशन ऐसा प्रभावी तरीका है जिसकी सहायता से वास्तविक आक्रामकता ऊर्जा को मुक्ति हेतु ड्रेन ऑफ किया जा सकता है। फ्रॉड, लोरेंज, एरेंड्रे तथा कुछ और जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो आक्रामक ऊर्जा संचारित होती है वो अवधिपरक ढंग से प्रदर्शन की मांग करती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यदि क्रोधित व्यक्ति को सशक्त क्रिया में भाग लेने के लिए जाए तो इसके दो लाभ होते हैं। क्या क्या? पहला कि व्यक्ति के जो संवेगात्मक तनाव में कमी आ जाती है, और दूसरा क्या, संवेगात्मक तनाव होता है जो इमोशनल, उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बनी हुई होती है या उसके अंदर जो टेंशन होती है। सेकंड पॉइंट है, वे बाद में आक्रामकता की क्रियाओं में कम संभावना में भाग लेते हैं। अगर कोई इंसान कुछ होता हुआ देख लेता है ना, बहुत डेंजरस टाइप का होता देख लेता, तो वो आगे से एग्रेसिव बिहेवियर शो करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ से डरा हुआ होता है पहले से ही। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट था कैथारसिस। इसी में आगे है जीन एंड क्वेंटी 1977 ने बताया कि विकर्षणात्मक घटनाएं अराउजल को बढ़ाती हैं और आक्रामकता से उन दशाओं में अराउजल घट जाता है। क्या कि जो अराउजल होता है उसको तो बढ़ाती है और जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको घटाती हैं, जिनमें कर्ता अपराध या भय की भावना विकसित नहीं करता। जो बिहेवियर करता, जो एग्रेसिव बिहेवियर जो शो करता है वो उसमें अपराध यानी कि क्राइम और फियर की जो भावनाएं होती हैं उनको उसकी फिर वो भावनाएं हैं जो उसकी जो वो बढ़ती नहीं हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कोग्निटिव इंटरवेंशन। जब कोई उकसाने वाला व्यक्ति कर्ता के सामने खेद प्रकट करता है, यानी कि तब उसको उकसाने वाले व्यक्ति के प्रति उस कर्ता द्वारा संभव आक्रामकता में कमी आ जाती है। देखो, अगर कोई इंसान कोई गलती कर दे और आके ये बोल दे, किसी को मतलब उकसाता है कि तेरे को ये करना चाहिए, गुस्सा कर, तू ऐसे कर, तू ये नहीं करता वो नहीं करता, तो अगर वो सामने वाला इंसान ही आके फिर उसको बोले ना, सॉरी यार मैंने तेरे को ये बोल दिया था कि तेरे को गुस्सा करना चाहिए लेकिन ये चीज़ गलत है, तो उस टाइम पे उसको गुस्सा कम आता है, क्योंकि उसने उसको ये भी, अगर उसने उसको गुस्सा करने के लिए बोला था तो उसने ये भी समझाया कि गुस्सा करना गलत बात होती है और मैंने तेरे को गलत एडवाइस दी थी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ नॉन एग्रेसिव मॉडल्स। यदि आक्रामकता के लिए उत्तेजित व्यक्तियों को फिल्म, टीवी पर ऐसे मॉडल को दिखाया जाए जो प्रोवोकेशन के बाद भी अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं या नियंत्रण स्थापित करने के लिए आग्रह करते हैं, तो आक्रामकता प्रदर्शित करने के लिए इन उत्तेजित व्यक्तियों की आक्रामकता में कमी आ जाती है। ये बात बोली थी बैरन 1972 ने। इसको मैं बताती हूँ क्या बोला ये। इसमें बोला गया है, देखो जैसे मूवी देखते हैं या हम टीवी पे या कोई सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई जो मूवी में कोई भी जो होता है कैरेक्टर, अगर वो गुस्सा कर एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के बाद अगर ये बोलता है कि या तो वो खुद पे कंट्रोल कर ले कि नहीं मेरे को एग्रेसिव बिहेवियर शो करना ही नहीं है, या फिर वो
ये रिक्वेस्ट करे कि मतलब ये सिर्फ मूवी के एक्ट्स से हमने इसलिए करे हैं, आप रियल में ऐसा कुछ ना करें, लेकिन हमारा जो रियल में नेचर है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जो देखने वाले होते हैं ना, जो ऑडियंस होती है, वो इस चीज़ को भी जल्दी कैच करती है और वो फिर एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने की कोशिश करती हैं। 5th पॉइंट है ट्रेनिंग इन सोशल स्किल्स। यदि किसी व्यक्ति के पास आक्रामकतापूर्ण झड़पों का परिहार करने वाले सामाजिक कौशल नहीं है, यानी कि अगर किसी इंसान में सोशल स्किल्स नहीं है तो वह जल्दी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है और आक्रामकता प्रदर्शित करने लग जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान के पास सोशल स्किल्स नहीं है ना, तो वह एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा जल्दी शो करता है और काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी में भी करता है। टच 1985 ने बताया कि जिन लोगों में सामाजिक कौशलता की कमी रहती है वो समाज में अधिक चांसेस में वायलेंस के काम करते हैं। यानी कि इसमें यही बात बोली कि जिन लोगों में जो सोशल स्किल्स होती हैं वो नहीं है, जिन लोगों में सोशल स्किल्स नहीं है वो एग्रेशन के साथ साथ वायलेंस भी शो करते हैं। 6th पॉइंट है यूज ऑफ इनकम्पिटेबल रिस्पॉन्सेज। ये सर्वविदित है, यानी कि सब जो एक कॉमन सी बात है, यानी कि सबको पता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है कि एक व्यक्ति समकालिक 2 विसंगत अनुकृतियों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। या ये बात कहें, या तो ये बोलो या फिर बोलो कि एक व्यक्ति समकालिक 2 विसंगत, यानी कि 2 अलग अलग टाइप की जो इमोशंस होती हैं उनको एक साथ एक्सपीरियंस नहीं करता। यानी कि एक इंसान जो एक साथ गुस्सा नहीं कर सकता और उसी टाइम पे खुश नहीं हो सकता। एक इंसान एक टाइम पे एक ही तरह की फीलिंग फेस कर सकता है या फिर महसूस कर सकता है। यदि एक व्यक्ति में आक्रामकता से विसंगत संवेगात्मक स्थिति को उत्पन्न किया जाए तो उसके क्रोध व बाह्य आक्रामकता में कमी लाई जा सकती है। 7th पॉइंट है रिटेलिएशन। बैरन 1971 ने अपने अध्ययनों में पाया कि यदि आक्रामक अनुक्रिया के लिए रिटेलिएशन संभव है तो इस आक्रामक अनुक्रिया के प्रदर्शन की संभावना जो है वो कम हो जाती है। आगे है पेन एक्सप्रेस्ड बाय द विक्टिम। देखो, अगर किसी इंसान ने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया और उसके साथ फिर उसको पनिशमेंट मिली उस चीज़ की, और जो वो विक्टिम था ना वो उस पेन को, उस पनिशमेंट की वजह से जो उसको पेन हुआ वो उसको एक्सप्रेस करे, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें देखो बस 1966 ने और जो और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ में क्या पाया कि यदि आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर क्रोधित है, यानी कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है, और मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है और जिसने एक्सीडेंट किया है वो और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो, अगर एक्सीडेंट करने वाला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उस पर गुस्सा करता है या उस पर एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, तो पीड़ा संकेतों को प्राप्त करके उसकी आक्रामकता एक सीमा तक बढ़ जाती है। यानी कि देखो, एक तो उसने एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट को देखने के बाद या उस पेशेंट को देखने के बाद फिर उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अभिप्रेरित होता है, क्योंकि उसको ये पता है कि तेरे को इस पर गुस्सा करना, वो मोटिवेट होता है इस चीज़ के लिए। इसके विपरीत पीड़ा के संकेत उन व्यक्तियों में आक्रामकता की मात्रा को कम करते हैं जिन व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्ति से क्रोधित नहीं किया होता है, पीड़ित व्यक्ति ने क्रोधित नहीं किया होता। देखो, इसमें कहने का क्या मतलब है, इस पॉइंट में इसमें यह कहा गया है कि मान लो एक्सीडेंट हो गया, ये ए है और ये बी है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ये एक दूसरे के अगर नोन हैं और ये है कि इन दोनों में बनती नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा क्या है कि जो एग्रेशन है वो ज़्यादा होगा। और ये एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और अगर फिर मतलब अगर जानते हैं एक दूसरे को और पसंद भी करते हैं, यानी कि पसंद करने का वो मतलब पसंद करते हैं, अगर एक दूसरे से दिक्कत नहीं मानते हैं तो ये एग्रेशन जो बिहेवियर है ये शो नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ यही बताया इस पॉइंट में। 9th पॉइंट है जो वो एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी 2 पॉइंट होते हैं। देखो, शायद मैंने बताया होगा ये पहले, फिर भी बता देती हूँ। सिंपैथी और एम्पैथी क्या डिफरेंस होता है इनमें। सिंपैथी होती है जब हम किसी इंसान के लिए
बुरा मतलब ये फील करते हैं कि ओहो इसके साथ तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एम्पैथी होता है जब हम खुद को उस इंसान की सिचुएशन में रख के देखें कि अगर मैं इसके साथ होता तो मतलब मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। आप सब भी ये सोचोगे कि पता नहीं है क्यों बार बार एक्सीडेंट की बात करते रहते, क्योंकि मेरे को ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स जो होते हैं ना वो इजीली सबको याद रह जाते हैं, फिर उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती। इसलिए मैं सिंपल से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल दूँ आपको। सिंपैथी का देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सोचते कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, चलो इसको मेडिकल में लेके चलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर उसकी फैमिली में किसी को चोट लग जाती है, ऐसा कुछ होता है। एम्पैथी में होता है जब किसी की फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और हम खुद को ये रख के देखते हैं कि अगर मेरी फैमिली में ऐसा हो जाता तो, अगर मैं इसकी जगह पे होता तो क्या होता। मतलब जो तो वाली जो सिचुएशन होती है ना कि क्या होता तो क्या होता, वो होती है एम्पैथी। और सिंपैथी नॉर्मली जब हम किसी के लिए ये फील करते हैं कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। से एम्पैथी में क्या है कि यह सर्वविदित है कि पीड़ित व्यक्ति की चीख व कष्ट के अन्य संकेत आक्रामकतापूर्ण में आत्मदोष, खेद, पछतावा इत्यादि संवेगात्मक अनुभव उत्पन्न करते हैं, जिनकी वजह से वह अपनी आक्रामकता को जारी नहीं रख पाता। यदि जो अटैकर को अटैक या हिंसा होता है वायलेंस से उत्पन्न पीड़ित व्यक्ति की दशा को दिखलाया जाता है तो भविष्य में उसकी आक्रामकता में कमी आ जाती है। अगर कोई इंसान किसी पर अटैक करता है ना, और अगर उसको उसके बाद ये दिखा दिया जाए कि देख तेरे अटैक करने के बाद ये हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा क्या है कि लाइफ में आगे ना वो इंसान ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। और मतलब पूरी ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वो आगे ऐसा बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, चाह कर भी नहीं कर पाएगा। बस इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एग्रेशन वाला। नेक्स्ट, वैसे तो मैं सोच रही थी, एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाओ, कौन सा टॉपिक था वो, सोशियोमेट्रिक मेथड वाला। पता है क्या, उसमें के लिए ना मेरे को परफॉर्मा चाहिए होता है, आधी अधूरी नॉलेज मैं नहीं दे सकती किसी को। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाती हूँ जिसकी मुझे पूरी तरह से नॉलेज ना हो, इसलिए मैंने वो टॉपिक कभी नहीं करवाया। वैसे नॉलेज तो है, लेकिन क्या है कि परफॉर्मिंग के साथ अगर मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल की तरह अगर उसको करवाऊँगी ना तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैंने उसकी वीडियो जो है वो आज अपलोड नहीं करी है। जिस दिन मैं कॉलेज जाऊँगी उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसी दिन आने के बाद मैं वीडियो बना दूँगी परफॉर्मे के साथ, क्योंकि मैं उस प्रैक्टिकल को चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी पूरा का पूरा। ठीक है, बस आज के टॉपिक में इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू।